चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोयम नंबर 13 शुरू करते हैं, जिसका नाम है वतन नो तलसाट और जिनके कवि हैं रमणीक अरालवाड़ा। अब ये जैसे पोयम का नाम है ना, वतन नो तलसाट, उस नाम से ही इसका मीनिंग पता चलता है कि वतन वतन मतलब अपना देश, अपना गांव, अपना जन्म स्थल, कि जहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं, कि जहाँ पर हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है, कि वो हमारा वतन। अक्सर अक्सर लोग जो है वो जहाँ पर अपना बचपन बिताते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, वहाँ से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना, तब कामकाज की वजह से, पैसे कमाने की वजह से उनको अपना वतन छोड़ना पड़ता है और दूसरे शहरों में, दूसरे वतन में, दूसरी जगह पर जाकर काम करना पड़ता है। और उस वक्त वो काम करते करते उन्हें सबसे ज़्यादा अपने वतन की याद आती है, मतलब अपने देश की, अपने गांव की, जो भी प्लेस जहाँ पे उनका बचपन बीता है, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, कि उन प्लेस की उन्हें याद आती है और हमेशा वहाँ जाने की उनकी इच्छा बनी रहती है। उस इच्छा को हम लोग कहते हैं तलसाट। तलसाट मतलब कि भारी इच्छा। वतन नो तलसाट जो पोयम का नाम है, उसका मीनिंग ही यही कहते हैं कि वतन जाने की, अपने गांव जाने की भारी इच्छा। यहाँ पर कवि यही फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि भाई दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में, दूसरी जगह पर रहते रहते अब वो परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें अपने गांव जाने की, अपने देश जाने की, अपने वतन जाने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन जा भी तो नहीं पाते ना। सही बात है ना, क्योंकि काम धंधा छोड़कर कैसे जाएं? अगर वहां चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन संभालेगा? बात तो यही आती है ना। इसीलिए उन्हें अपने वतन जाने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं कर पाते। यहाँ पर इस पोयम में वो अपने वतन को याद कर रहे हैं, कवि अपने गांव को याद कर रहे हैं, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनके गांव में कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें थी, क्या खासियत थी इनके गांव की, वो ये डिस्क्राइब करते हैं। और अपनी ये इच्छा किस तरह से आखिरी में एंड करते हैं, वो हम लोग इस पोयम के थ्रू समझे। तो देखो, अब इसमें समझते हैं कि इस पोयम में क्या दिया हुआ है। लिखते हैं कि गाड़ी लांबो समय दूर ना, दोहलिया पानी पी पी। ध्यान देना है इनकी हर एक लाइन में, ध्यान देना कि जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, गाड़ी लांबो समय दूर ना, मतलब कि दूर ना मतलब कि भाई दूसरे शहरों में, दूसरे गांव में, जहाँ वो जॉब करने जा रहे हैं, जहाँ काम धरना करने जा रहे हैं, कि वहां पर लांबो समय, इतना लंबा समय बिताकर, दोहलिया पानी पी पी। दोहलिया, दोहलिया का मतलब कहलाता है भाई मुश्किल। तो मुश्किल पानी मतलब क्या, कि भाई इतनी परेशानियां सहन करके। जब हम अपने घर में रहते हैं ना, तो बोले पूरा दिन मेहनत करें, कुछ भी करें, घर में एक आराम मिलता है, एक रिलैक्स मिलता है। आप पूरा दिन कहीं पर भी, कुछ भी जाकर, कैसा भी काम करो, कहीं पर भी घूमो, आखिरी में आकर जितना आराम घर पे बैठकर मिलता है ना, उतना दुनिया के और कोई भी कोने में नहीं मिलता। इसी वजह से तो पता है ना, हमारे गुजराती में कितनी सारी जगहों पर, कितने सारे लेखकों ने ये कहा भी है कि धरती नो छेड़ो घर, कि और कुछ हो ना हो, कि दुनिया का आखिरी कोना हमारा घर ही कहलाता है। हमको पूरी दुनिया में इतनी राहत नहीं मिलेगी जितनी राहत अपने घर पर आराम से बैठने पर मिलती है। भले घर में कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी वो घर में पूरी राहत मिलती है हमें। तो ये कहते हैं कि भाई इतने दूर रहकर, इतनी परेशानियां सहन करके, कि जावा हवा जन्मभूमि है प्राण नाखे पछाड़ा। तो कहते हैं कि अब इतने समय तक हम लोग जो दूर रहे ना, जो पहली लाइन में लिखा हुआ था ना कि दोहलिया पानी पी पी, मतलब इतनी मुसीबतें सहन कर करके अब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो जावा हवा, दूसरी लाइन में लिखते हैं जावा हवा, हवा मतलब हवे। अब भाई अब तो फिर से जाना है, जन्मभूमि है भाई, अपनी जन्मभूमि, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमने बचपन बिताया, अपने वतन फिर से जाना है। प्राण नाखे पछाड़ा। तो प्राण नाखे पछाड़ा मतलब कि भाई अब तो वो कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं उसे, कि अब जी मचल रहा है, कहते हैं ना बेचैनी हो रही है, कि अब मजा नहीं आ रहा है। प्राण नाखे पछाड़ा मतलब अभी जी मचल रहा है कि मैं, मुझे फिर से वहीं पर ही जाना है कि नहीं? कवि यही कहते हैं ना कि अब यहाँ पर रहकर वो बहुत परेशान हो चुके हैं कि अब तो फिर से अपनी जन्मभूमि जाना है। कि जहाँ पर अब आगे की लाइंस में वो अपनी जन्मभूमि को याद कर रहे हैं, कि अपने वतन को याद कर रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी खासियत है। वो कहते हैं कि कुआं काठे कमर लड़ती पणियारी,
रसाड़ा क्षेत्रे क्षेत्रे अनिल लहरे डोलता अन्नपूर्णा। देखो हाँ, वो अपने गांव की खासियत बताते हैं कि जहाँ गांव में हर कुआं काठे मतलब कुएं के किनारे पर कमर लड़ती पनियारी, कि जहाँ पर वो पनियारी मतलब जो पानी भरती हुई कुएं से पानी भरती हुई स्त्रियां वहां पर देखने को मिलती है। रसाड़ा क्षेत्रे क्षेत्रे अनिल लहरे डोलता अन्नपूर्णा। रसाड़ा मतलब कि एकदम भरपूर, क्षेत्रे क्षेत्रे मतलब हर जगह जगह पर दिखता हुआ। अनिल लहरे डोलता, अनिल लहरे, अनिल मतलब हवा, लहरे मतलब कि उस हवा के झोंकों की वजह से, डोलता, डोलता मतलब झूलता हुआ, आराम से लहराता हुआ। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मतलब अन्नपूर्णा जनरली उसे कहते हैं कि जो हमें अन्न देता हो, वो उस भगवान के लिए अन्नपूर्णा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्नपूर्णा मतलब खेतों को कहा गया है, खेतों को। तो ये कहते हैं कि जहाँ पर मेरे गांव में कुएं के किनारे पर वो पानी भरती हुई पूरे गांव की औरतें वहां पर दिखाई देती हैं। इनके अलावा हर जगह पर, गांव के हर जगह पर जहां पर भी देखो तो वहां पर पूरे लहराते हुए खेत दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, हवा की वजह से लहराते हुए खेत दिखाई देते हैं। उसके आगे कहते हैं कि हिंडोरता हरित तृण ने खंतीला खेडूतो ना मीठा गीतो। हिंडोरता हरित तृण, हिंडोरता मतलब भी लहराते हुए, हरित मतलब ग्रीन कलर के, और तृण, तृण मतलब के घास। वो मैदान होता है ना कि जहाँ मैदान में छोटी छोटी घास उगी हुई होती है, वो घास भी जब हवा आती है ना तो वो घास भी आराम से लहराती हुई सुबह सुबह दिखाई देती है। तो वो अपने गांव के बारे में बताते हैं कि इनका गांव कि जहाँ पर ये लहराता हुआ घास ने खंतीला खेडूतो ना मीठा गीतो, कि खंतीला खेडूतो, खंतीला मतलब मेहनत करने वाले मजबूत किसान वहां पे दिखाई देते हैं। तेमना मीठा गीतो, के जो खेती करते हुए भी मीठे मीठे गीत गाते हुए अपना काम करते हैं। गंभीर वडला ने शंभू जीर्ण देरू। गंभीर वडला, वडला मतलब जो बनियन ट्री कहते हैं ना, ठीक है ना। गंभीर मतलब चुपचाप शांत खड़ा हुआ, है कि नहीं। गांव की जो पादर कहलाती है ना, मतलब समझो गांव का जो किनारा कहलाया, आखिरी सरहद कहलाई, कि वहां पर बड़ा सा एक ये वड का झाड़ आया हुआ होता है, मतलब ये बनियन ट्री आया हुआ होता है, कि जहाँ पर अक्सर हर एक गांव में होता ही है ना कि जहाँ पर गांव के लोग जो है वो उसकी छांव में आकर बैठते हैं। और पेड़ तो वैसे भी हिलता डुलता नहीं है, ठीक है ना, एक ही जगह रुका हुआ। तो उनके लिए ये वर्ड इसमें दिया हुआ है गंभीर वडला। गंभीर मतलब सीरियस फॉर्म में एकदम रुका हुआ है एक ही जगह। शंभु नु जीर्ण देरु, शंभु मतलब कि भाई शंकर भगवान का जीर्ण देरु, जीर्ण मतलब कि पुराना, थोड़ा टूटा फूटा, देरु मतलब मंदिर। गांव में अक्सर एक किनारे पर छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है, कि जो भले क्या कह सकते हैं आज के शहरों के मंदिर की तरह हाई फाई एकदम अच्छी तरह से मार्बल के पत्थरों से सजावट वाला मंदिर ना हो, थोड़ा सा टूटा फूटा कच्चे पत्थरों से बना हुआ वो मंदिर होगा गांव का। लेकिन वो गांव का मंदिर भी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए कवि उस मंदिर को भी याद कर रहे हैं। ठीक है ना, हर एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं ना, कि कुएं के किनारे पर पानी भरती हुई स्त्रियां, हवा से जो है वो लहराते हुए पूरे खेत, घास, वहाँ का जो है वो किसान, वहाँ के किसान जो गीत गाते हुए अपना काम करते हैं, वहाँ के पेड़, और शंकर भगवान का भले टूटा फूटा मंदिर। उसके आगे की लाइन में कहते हैं ना कि वागोड़ता धन, वागोड़ता धन, धन मतलब गाय भैंसों का झुंड। गांव में जो गाय भैंस चराने जाते हैं उनका झुंड, और उसके लिए वर्ड लिखा हुआ ना वागोड़ता। तो वागोड़ता मतलब क्या, कि जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि गाय भैंस अक्सर जो है वो एक जगह पर बैठी रहती है, और जब बैठे हुए होते हैं ना वो गाय भैंस, तो भी उनका मुंह चलता रहता है, बरोबर ना। गाय क्या करती है पता है, उसे कुछ भी खाना खिलाओ ना, वो एक साथ पहले पूरा खाना खा जाएगी, निगल जाएगी बिना चबाए। गाय हमेशा ऐसे ही करती है कि वो बिना चबाए पहले पूरा खाना जो है वो निगल जाएगी। उसके बाद जब गाय फ्री बैठी होगी ना, आराम से जब बैठ जाएगी ना, फ्री बैठी होगी ना, तब उसके बाद, हाँ, गाय का जो है वो ये नेचुरल है कि उसके बाद वो अपने अंदर से वो खाना फिर से बाहर निकाल कर और चबाती रहेगी। पहले वो पूरा खाना निगल लेती है उसे जितनी जरूर हो, उसके बाद आराम से एक कोने में बैठकर उस खाने को चबाती रहती है, फिर से अपने पेट से बाहर लाकर और चबाती रहती है। इसे कहते हैं वागोड़ता रहवो।
ठीक है ना। गुजराती में इसके लिए वर्ड है वागोड़ता। देखा होगा, अक्सर देखना कोई गाय बैठी होगी ना ऐसे ही दिन को, शाम के समय, तो उसका मुंह हमेशा चलता ही रहेगा कि उसने जितना भी खाना पहले निगल लिया है ना, कि अब उसे वो चबा चबा कर उसे डाइजेस्ट कर रही है जैसे। तो उसके लिए भी ये दिया हुआ है कि जहाँ पर गांव में एक कोने में सभी ये गाय भैंसों का झुंड आराम से बैठा हुआ होता है और अपने खाने को वागोड़ता रहता है। वागोड़ता मतलब कि ये चबाता रहता है। फिर दिया हुआ है ना, उड़ी रहे हो वावटो व्योम गेरू। हम्म, उसके बाद है कि उड़ी रहे हो वावटो। वावटो मतलब कि भाई झंडा, है ना। वहां पर उस गांव में जो भी छोटा मंदिर आया हुआ होगा या जो भी कोई मेन बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के ऊपर है ना एक छोटा सा झंडा लगाया होगा। उसके लिए भी ये वर्ड दिया हुआ है व्योम घेरू। व्योम मतलब कि आसमान, जैसे वो झंडा जो है वो आसमान तक लहराता हुआ। और गेरू, गेरू रंग का मतलब कि ऑरेंज कलर का। अक्सर गांव में कोई जैसे मैंने बताया कोई भी मंदिर या कोई भी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ऑरेंज कलर का जो है वो एक झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा, कि जहाँ जिससे दूर से देखो ना तो ऐसे लगता है जैसे वो आसमान तक छू रहा हो, ऐसे वो झंडा लहरा रहा है। तो वो भी इस पोयम में बताया हुआ है। इसके अलावा दूसरा कहते हैं कि ओछी ओछी थती भगीनी लंगोटिया बाल्य भेरू। अब दूसरा, ये तो पहले बाहर की सब नेचर के बारे में बताया ना। अब वो घर के और क्या कह सकते हैं कि अपने मोहल्ले के बारे में बता रहे हैं, अपने वतन के, कि जहाँ पर ओछी ओछी थती भगीनी। भगीनी मतलब बहन, कि जहाँ पर घर पे बहन जो ओछी ओछी थती मतलब कि भाई बार बार रूठ जाती, बरोबर ना। भाई और बहन का झगड़ा वो आप सबको पता होगा, कि उस झगड़े भले वो झगड़ते रहते हैं ना, लेकिन उनके झगड़े में भी एक प्यार छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर वही कहते हैं ना, लेखक को याद आती है अपने बहन की भी, भगिनी मतलब अपने बहन की याद आती है। ओछी ओछी थती बहन, कि भाई बार बार रूठ जाती बहन, कि कुछ भी बोलो तो वो जल्दी से चिढ़ जाती, रूठ जाती और फिर उसे मनाना पड़ता। लंगोटिया बाल्य भेरू, है ना। लंगोटिया बाल्य भेरू मतलब कि लंगोटिया बचपन के दोस्त, भेरू मतलब दोस्त, है कि नहीं। अपने मोहल्ले के बचपन के दोस्त, उन्हें कौन भूल सकता है। फिर जंखी निंद्रा मही जबक तो जागता नींद ले तो। अब ये ऊपर जितनी भी लाइंस दी गई थी ना, तो वो सब अपने गांव के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, कि गांव में उन्हें कौन कौन सी चीजों की याद आती है वो सब बताया। अब उसके आगे वो क्या कहते हैं कि अपनी अब फीलिंग वो डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं कि जंखी निंद्रा मही झबक तो ने जागता नींद ले तो, कि अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, अपने वतन की इतनी याद आती है कि जैसे कि वो सोते हुए भी जाग जाते हैं और जागते जागते भी उन्हें नींद आ जाती है। ठीक है, ये उसके लिए लाइन लिखे हैं कि जंखी निंद्रा मही जबक तो। निंद्रा मही मतलब कि भाई जो है वो नींद में भी जबक तो मतलब कि अचानक से उठ जाता, जैसे नहीं कोई सपना देखा हो तो सपने में से अचानक से झटका मारकर उठ जाते हैं, तो ऐसे नींद में से उठ जाता, नहीं जागता नींद ले तो, और जागते जागते कभी सो जाता। सो जाता मतलब कि उन ख्यालों में डूब जाता, अपने जो है वो वतन के ख्यालों में। गेला हૈया सहोई મળશે किंतु કાલાગ્નિમાંથી સંભાળેલા સુમન સ્મૃતિના સારવેલા પરાગે સિંચાયેલું अब निरखવું મોઢું क्या मावड़ीનું। अब ये तीनों लाइन ध्यान से समझना, कि अब वो क्या कह रहे हैं पता है। आखिरी लाइंस में क्या कहते हैं कि घेला हैया। हैया मतलब कि हमारे दिल, कि घेला मतलब जैसे पागल जैसा। कहते हैं ना कि ये दिल भी, ये मन भी जो है वो पागल जैसा है, जो अपने वतन के लिए भटक रहा है। और पोयम में ये डिस्क्राइब करते हैं कि सहुई मर्शे, आगे लिखते हैं ना सहुई मर्शे मतलब सब कुछ मिलेगा, किंतु कालाग्नि माथी। कालाग्नि माथी मतलब कि भाई काल में से, जो कहते हैं ना कि भाई अगर कोई चला गया हो, कोई गुजर गया हो, तो उसे उस काल में से, उस समय में से फिर से तो नहीं निकाल सकते ना। कहते हैं किंतु कालाग्नि माथी संभाળેલા संभाળેલા सुमन स्मृति सुमन ना सारवेला परागे, कि स्मृति सुमन, स्मृति सुमन मतलब कि भाई हमारी यादों में, यादों में सारवेला परागे मतलब कि जो अच्छी तरह से जो यादें हमने संभाल के रखी है। सिंचाएलो अब निरखवो मोढू क्या मावड़ीनु, कि जहाँ पर हमारी यादों में सिंचाएलो मतलब कि संभाल के रखे हुए, उन्हें यादों में बनाए रखा हुआ मोढू क्या मावड़ीनु। मावड़ी मतलब कि भाई हमारी माँ का चेहरा जो हमने यादों में बना के रखा है, वो अब कहाँ मिलने वाला है।
तो सिंपल तीनों लाइन का मीनिंग ये कहते हैं कि भाई इन्हें गांव में जाने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन ये मन भी कितना पागल है कि भाई गांव में जाएंगे ना तो सब कुछ मिलेगा, जो जो सोचा है सब कुछ वहां पर मिलेगा, लेकिन जिसे अपनी यादों में बसा के रखा है ना, कि जिनका चेहरा अपनी यादों में हमेशा अच्छी तरह से जमा के रखा है, तो ऐसा चेहरा जो हमारी माँ का चेहरा है, कि अब वो वहां पर कहाँ मिलने वाली है। बरोबर ना, गांव में अब सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपनी माँ अब वहां पर मिलेगी नहीं। तो इन्हें जब अपने वतन की याद आती है ना, तो पहले सब चीज़ों को याद करते हैं, और उनके साथ उन्हें याद आती है अपने माँ की भी, अपने मम्मी की उन्हें याद आती है। और तब याद आता है कि उनके मम्मी तो अब वो गाँव में है ही नहीं, उनके मम्मी तो अब गुजर चुके हैं, कि जो सिर्फ अब उनकी यादों में ही रह चुके हैं, वहाँ गाँव में नहीं। तो अगर गाँव जाएंगे भी ना तो भले ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन अब उन्हें अपनी माँ वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए आखिरी दो लाइन में वो अपनी पूरी पोयम का थीम बदल देते हैं। लास्ट दो लाइन में पूरा बदल देते हैं। वो कहते हैं कि वाहली तोय जननी रहिता जन्मभूमि न तोषे, जीवु झंखी जननी सहिता जन्मभूमि विदेशे। कहते हैं आखिरी लाइन में कि वाहली तोय जननी रहिता जन्मभूमि न तोषे। कहते हैं कि ये जननी रहिता, जननी मतलब माता, कि माता के बिना जो जन्मभूमि है ना, तो वहां पर भले ही वो जन्मभूमि कितनी भी अच्छी हो, मतलब उनका वतन, कि जहाँ उन्हें जाने की इतनी इच्छा है, लेकिन माता के बिना वो जन्मभूमि भले कितनी भी अच्छी हो ना, वो दिया हुआ ना आखिरी में, न तोषे, न तोषे मतलब कि वहां पे संतोष नहीं मिलेगा। कि ऐसी जन्मभूमि, ऐसे वतन में वापस जाना, कि वो वतन भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन माँ के बिना उस वतन में अब मजा आएगा नहीं, अब संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए लास्ट लाइन में कहते हैं कि जीवो झंखी जननी सहिता जन्मभूमि विदेश है। तो इससे अच्छा तो जननी सहिता मतलब अपनी माता के साथ, झंखी मतलब यादों में रहना, और वो भी विदेश है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कहने का मतलब कि इन्हें भले ही वतन जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वहां जाएंगे ना भले सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनके मदर वहां पे अब नहीं मिलेंगे, उनके माँ अब वहां पर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसे वतन जाने का फायदा ही क्या। तो इससे अच्छा तो जहाँ रह रहे हैं उसी विदेश में रहें, और अपनी माता की यादों के साथ रहें ना, तो वो ज्यादा अच्छा। ठीक है ना, अपने गांव में जाना और वहां पर अपनी माँ से न मिलना, इससे अच्छा तो फिर से यहीं पर ही रहना और अपनी माँ को हमेशा यादों में खुशी से याद करते रहना, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए पहले पूरी पोयम में उनको अपने वतन जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब उन्हें अचानक से याद आया, अचानक से जब उन्हें याद आया कि उनके माँ तो वहां पर है ही नहीं वतन में, तो ऐसे वतन जाने का अब फायदा ही क्या है। इससे अच्छा तो माँ की यादों में यहीं पर ही रहना, तो वो ज्यादा अच्छा है, अपने वतन जाने की कोई जरूरत नहीं है फिर। बराबर समझ आई बात वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने गुजराती की ये पोयम देखी ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स, दूसरे चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।